क्या इंडिया में ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की ओवरऑल रिक्वायरमेंट्स एंड एपेटाइट कम होते हुए दिख रही है क्या? द आंसर इज़ येस। देखिए, पिछले कुछ दशकों में ये देखने को मिला है कि एक समय था जब इंडिया में जो निवेशक होते थे, जितने भी निवेशक होते थे, वो या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते थे या स्टेट गवर्नमेंट्स के कुछ पेपर में इन्वेस्ट करते थे या अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट्स बैंक्स में ज़्यादा रखते थे या पोस्ट ऑफिस के इन्वेस्टमेंट्स में फिक्स डिपॉजिट्स कर रखते थे या आरडीज ओपन करते थे, रिकरिंग डिपॉजिट जिसे बोलते हैं। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं एक समय पे इंडिया में 90 to 93% हुआ करते थे। ऑफ कोर्स उस समय एक अच्छी बात थी कि इन्फ्लेशन ज़्यादा था, तो शायद इस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता था। लेकिन धीरे धीरे ये जो हमने देखा है पिछले स्पेशली 1 और 2 दशकों में कि ये जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है इंडिया में। मतलब कहने का मतलब तात्पर्य है कि इसमें एक वैल्यू माइग्रेशन दिख रही है। वैल्यू माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो नए सेट ऑफ इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, जो जेनजीज हैं हमारे इंडिया के, वो जब आ रहे हैं तो वो अपना एक डीमेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं। एक इक्विटी इन्वेस्टिंग का कल्चर हो रहा है। अगर आपको डेटा तथ्य के बारे में बात करता हूँ तो कोविड के पहले हमारे यहाँ पे 3 करोड़ डीमेट अकाउंट होते थे। आज कोविड के बाद में हमारे पास 20 करोड़ डीमेट अकाउंट हैं। तो हमने 40 साल लगाए 3 करोड़ डीमेट बनाने में एज अ इकॉनमी कंट्री, और हमने सिर्फ 5-6 साल लगे अभी कोविड के बाद में, एज आई स्पीक टू यू इन 2026 20 करोड़ अकाउंट है। टोटल डॉर्मेंट और नॉन डॉर्मेंट मिला के 23 करोड़ डीमेट अकाउंट है। मतलब 20 करोड़ डीमेट अकाउंट की वृद्धि हुई है पिछले कुछ सालों में, 6 सालों में। और आने वाले 6 सालों में ऐसा अनुमान है कि ये 35 से 40 करोड़ डीमेट अकाउंट हो जाएगा। तो कौन है ये लोग? हु आर दीज पीपल? ये हमारे इंडिया के भविष्य है, नई जनरेशन है, नंबर 1। नंबर 2, ये भी देखने को मिला है कि पोस्ट ऑफिस में अभी कोई जाके इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। इवन जो उसके बाद की जनरेशन है वो या तो फिक्स डिपॉजिट्स रखना चाहते हैं अपने बैंक में, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट्स के ओवरऑल शेयर अगर आप देखते हैं तो वो काफ़ी बढ़ा है इंडिया में। लेकिन अब लोग पोस्ट ऑफिस में जाके इन्वेस्टमेंट्स फिक्स डिपॉजिट्स नहीं करना चाहते। फिर उस समय पे होता था कि मनी ऑर्डर करते थे, तो मनी ऑर्डर के थ्रू अपने फंड्स भेजते थे पोस्ट ऑफिस में अकाउंट रख के, उसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिली थी। वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। पहले गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा थी। गवर्नमेंट्स के पेपर आते थे, मुझे याद है 10 साल का 7%, 6% पे, और हमेशा ये ओवर सब्सक्राइब होते थे। अभी जितने भी पेपर्स आ रहे हैं ये सारे के सारे अंडर सब्सक्राइब हैं। इसका मतलब ये है कि अब कोई भी इंडिया में 7% पे खुश नहीं है, 7% में अपना 10 साल के लिए पैसा लॉक नहीं करना चाहता है, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया है कि हमारी महंगाई की दर जो है वो 6% के करीब है। और यदि आप 7% कमाते हैं और उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, तो आपकी एक्चुअल आय जो है, एक्चुअल इंटरेस्ट जो आप कमाते हैं उसमें 4% ही होता है, और आपकी महंगाई की दर 6% है। तो इसका मतलब ये है कि आप 2% उसमें लूज़ कर रहे हैं। तो दूसरा इन्वेस्टमेंट कहाँ देखने को मिल रहा है? हमने देखने को मिला कुछ लोग इंटरनेशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब इंडिया में 1% लोग जो हैं आउट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड का अगर आप पेनिट्रेशन देखते हैं तो 5.5% है इंडिया में। मतलब 5.5 करोड़ लोगों का फोलियो है। यदि आप इसमें फिक्स डिपॉजिट्स में देखते हैं तो फिक्स डिपॉजिट्स के शेयर्स काफ़ी बड़े हैं, मतलब ओवरऑल मार्केट शेयर उसका काफ़ी बड़ा है। लेकिन उसके सामने में अगर देखते हैं तो कुछ लोगों ने अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया है। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? कुछ लोगों ने HNIs ने, स्पेशली अल्ट्रा HNIs ने MLDs में इन्वेस्ट किया है, वो जो कि मार्केट लिंक डिबेंचर होता है। मार्केट लिंक डिबेंचर ये होता है जो आपको एक फिक्स्ड कूपन भी देता है और साइड बाय साइड मार्केट्स की वोलेटिलिटी का फ़ायदा लेते हुए एक अपसाइड कैप्चर करता है। फिर कुछ लोगों ने गोल्ड के MLDs में इन्वेस्ट किया। गोल्ड के MLDs क्या होता है कि गोल्ड के एसेट क्लास के ऊपर में ऑप्शंस क्रिएट करके गोल्ड के MLD रेट बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गोल्ड 25% रिटर्न दिया है और आप MLD के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर गोल्ड उस समय पे 50% से बढ़ा है तो आपको हो सकता है 75% के रिटर्न आए। तो इसमें ऐसी कंडीशंस होती है। फिर एक होता है NCDs, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। NCDs के थ्रू ये देखने को मिला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से बढ़ के 9%, 10% होता है। फिर लोगों AIF के थ्रू की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा। AIF में भी प्राइवेट क्रेडिट फंड्स होते हैं
जिसमें 15-16% के रिटर्न बनते हैं, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे इकॉनमी प्रोग्रेस हो रही है, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में ओवरऑल एसेट अंडर मैनेजमेंट में काफ़ी वृद्धि देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर। और ये ट्रेंड ग्लोबली भी ऐसा ही था शायद। अगर आप यूएस की बात करते हैं ग्लोबली, उन्होंने भी शुरू में एक कंजर्वेटिव तरीके से इन्वेस्ट करना चाहा, बट अभी वो कंजर्वेटिवनेस धीरे धीरे कम हो रही है और धीरे धीरे लोग जो है थोड़ा सा अग्रेसिव कॉल्स ले रहे हैं और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज अभी वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ एजुकेशन नहीं है, लैक ऑफ कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन भी जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, कन्विक्शन भी बढ़ रहा है इंडिया में। तो ये ध्यान में रखते हुए यस, ये कई हद तक ये कथन सही होगा कि भाई इंडिया में इन्वेस्टमेंट वही जो एवेन्यूज़ है पुराने ट्रेडिशनल, उनमें धीरे धीरे कमी देखने को मिल रही है, और जो न्यूली लॉन्च्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, उसमें काफ़ी एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। इसके साथ में यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम विकास अग्रवाल है और आई एम द फाउंडर ऑफ ऑल पोर्ट। थैंक यू।